मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी की स्थापना एवं कार्यक्रम, द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी एंड इट्स प्रोग्राम। जैसा आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि एक श्रृंखला मैंने आज़ादी की लड़ाई में मजदूर किसानों की भूमिका पर आरंभ की थी और उस श्रृंखला में मैं 5 वीडियो अब तक बना चुका हूं, जिसमें सबसे पहला वीडियो था मजदूर एवं किसान राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद दूसरा मैंने बनाया था बंगाल में किसान और मजदूर पार्टी की स्थापना। तीसरा था बम्बई में मजदूर किसान पार्टी की स्थापना। चौथा था पंजाब में कीर्ति किसान दल या पंजाब मजदूर और किसान पार्टी की स्थापना। और पांचवा जो है वो संयुक्त प्रांत, जिसे हम आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, इस संयुक्त प्रांत में मजदूर किसान पार्टी की स्थापना। ये 5 वीडियो मैं अब तक बना चुका हूँ। ये इस श्रृंखला का अंतिम और छठा वीडियो है। अब तक जो बैकग्राउंड चल रही थी उसमें ये क्षेत्रीय स्तर पर मजदूर किसान पार्टियों का गठन हो रहा था, किंतु इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रदेश स्तर पर और प्रमुख प्रदेशों में जब इनकी स्थापना हो गई तो इसके कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के रूप में एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाने की बात सामने आई। वो ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है, या से हम हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी। इसकी स्थापना के पीछे वे तत्व थे, खासतौर पर एक तरफ तो कम्युनिस्ट भी थे, दूसरी तरफ गैर कम्युनिस्ट जो क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी थे। वे लोग कांग्रेस की धर्मपंथी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। एक ओर तो उनका यह था कि कोई रेडिकल संगठन बनना चाहिए, और दूसरी ओर यह था कि जब राष्ट्रीय उत्थान, राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्र की आज़ादी के लिए सभी वर्ग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो किसान और मजदूर, जिसे हम मेहनतकश कहते हैं, ये मेहनतकश जो कि एक तरह से देखा जाए मेरुदंड है वो सोसाइटी के, तो उनका पार्टिसिपेशन प्रॉपर हो और वे इसी दौरान, क्योंकि जो बन रहा है राष्ट्र वो आज़ादी के पहले से बन रहा है, तो उसमें अपना योगदान दे सकें। जहाँ तक प्रश्न कांग्रेस की नीतियों का है, क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया कि किस प्रकार से जहाँ बंगाल और बॉम्बे में मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कांग्रेस के ही अंतर्गत होती है। विद इन दी कांग्रेस जो प्रोग्रेसिव, रेवोल्यूशनरी या लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के अंदर ही संगठित किया, क्योंकि वे इंडिपेंडेंटली संगठन बनाने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं, जब और थोड़ा सा चेतना बढ़ी और कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके साथ साथ आत्मविश्वास जब किसानों और मजदूरों के नेताओं में बढ़ा, तो जब पंजाब में जब मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हुई तो उन्होंने कांग्रेस से एकदम अपने को अलग रखा, और अलग ही नहीं रखा बल्कि यहाँ तक कहा कि वे अपना प्लेटफॉर्म कभी किसी कांग्रेसी के द्वारा उपयोग नहीं होने देंगे। तो इस तरह से एक रेडिकल पार्टी के रूप में पंजाब का संगठन बनता है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश का संगठन बनता है, और उत्तर प्रदेश का संगठन बनने से सबसे बड़ी बात ये हुई कि पंजाब में संगठन बन चुका है और बंगाल में बन चुका है। उत्तर प्रदेश में बनने से एक सीधी लाइन राइट फ्रॉम पंजाब टू बंगाल बन गई। और अभी आप देखें जो आपके 1928 में जो भगत सिंह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी एक चल रहा है आंदोलन, उसका जो जंक्शन है वो उत्तर प्रदेश है। बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के ये यहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट जो है वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब 14 अक्टूबर 1928 को संयुक्त प्रांत मजदूर किसान पार्टी का गठन हो गया, और उसी समय इस बात पर चर्चा होने लगी कि राष्ट्रीय स्तर का किसान मजदूरों का संगठन बनाया जाए, और इसके लिए ये तय भी कर दिया गया कि दिसंबर में कॉन्फ्रेंस की जाए कलकत्ता में। इसके पीछे मुख्य कारण ये था, दिसंबर में ही, दिसंबर के लास्ट वीक में कलकत्ता में कांग्रेस का भी अधिवेशन हो रहा था, और कांग्रेस के अधिवेशन के समानांतर ही ये अपना अधिवेशन रखना चाह रहे थे। उसके 2 कारण थे। एक तो क्या है कि कांग्रेस में कॉमन मेंबरशिप पर कोई रोक नहीं थी,
अदर संगठन के लोग भी मेंबर हो सकते थे। तो काफी लोग जो मजदूर किसान पार्टी की बात कर रहे हैं वे कांग्रेस के सदस्य थे। दूसरा ये था कि कांग्रेस की जो कि सबसे बड़ा संगठन है इसका आजादी की लड़ाई का, उसमें किस तरह से उसकी नीतियों को प्रभावित किया जाए ताकि वे वो डोमिनियन स्टेटस की मांग छोड़ करके पूर्ण स्वराज की मांग करें, देशी रियासतों की समाप्ति की बात करें, जमींदारी की समाप्ति की बात करें। तो ऐसी जो प्रगतिशील नीतियां थी उन नीतियों को अपनाने के लिए कांग्रेस को मजबूर किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1928 में ये 21 से 24 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस कॉन्फ्रेंस में ये बंगाल और बॉम्बे, पंजाब और संयुक्त प्रांत के तो प्रतिनिधि सिलेक्ट होकर के आए इसमें भाग लेने के लिए। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख ट्रेड यूनियंस थी उन संगठनों के नेता और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी जो मेहनतकश या जो दबी कुचली राष्ट्रीयताएं उनके उत्थान के लिए सहयोग कर रहे थे, जैसे लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, तो मुझे बहुत बड़ा संगठन था। वो भी सब जगह जगह जो नीचे तबके के लोग थे, खासतौर पर मजदूर, किसान और निम्न मध्यम वर्गीय लोग, उनको वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक सपना देखते थे कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी कायम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो शुरू से शुरू करें कि जब 4 प्रांतों में ये पार्टी बन चुकी तो ऐसी स्थिति में सोचा गया कि अब अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाया जा सकता है। तो एक पहला संगठन हिंदुस्तान में बन रहा था जिसकी स्थापना ऊपर से होकर नीचे की ओर नहीं गई बल्कि नीचे से स्थापना होकर के ऊपर की तरफ आई। तो 14 अक्टूबर 1928 को जो संयुक्त प्रांत मजदूर किसान पार्टी बनी वही इसकी भूमिका तैयार हो गई थी और कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट वामपंथी और राष्ट्रवादी जो किसान, मजदूर और निम्न मध्यम वर्ग की अखिल भारतीय स्तर पर संगठित करने के पक्षधर थे, उन्होंने इस ऑल इंडिया संगठन को बनाने की बात सोची और 21 से 24 दिसंबर 1928 को इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया और जो सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस कहा गया है, उस कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता है वो पंजाब के मजदूर किसान पार्टी के नेता सोहन सिंह जोश ने की। सोहन सिंह जोश एक प्रमुख संगठनकर्ता थे और वे किसानों के सबसे बड़े समर्थक भी थे। तो 21 से 24 तक जो सम्मेलन हुआ उसमें 23 दिसंबर को बंगाल के मजदूर किसान पार्टी के नेता मुजफ्फर अहमद के प्रस्ताव पर और जिसे बॉम्बे की वर्कर्स और पीजेंट पार्टी के नेता एस.वी. घाटे ने अनुमोदन किया और उसी के साथ में 23 दिसंबर 1928 को ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना हो गई। स्थापना के बाद पहला प्रस्ताव भी पास किया गया कि अब इसकी प्रांतीय शाखाएं स्थापित की जाएं और सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं हों। इन सब के अलावा जो मेहनतकशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उन्होंने ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना को अपना समर्थन दिया और नैतिक समर्थन तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने इस सम्मेलन के अवसर पर अपने शुभकामना संदेश भी भेजे। इन संगठनों में प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख रहा द वर्कर्स वेलफेयर लीग ऑफ इंडिया लंदन। इट वाज हेडक्वार्टर्ड एट लंदन बट its नेम वाज द वर्कर्स वेलफेयर लीग। इसी तरह से दूसरा था लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ये 1923 में अस्तित्व में आया था। इस तरह से तीसरा संगठन था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और चौथा संगठन था न्यू साउथ वेल्स काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड पैन पैसिफिक ट्रेड यूनियन। तो इसके तो प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे, इसमें शिरकत की उन्होंने और नवगठित ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ने लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के साथ अपनी संबद्धता का प्रस्ताव पास किया। मतलब इट वाज एफिलिएटेड टू लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लीग बनी उसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था उसके साथ अपनी संबद्धता कायम की। और भी थे इंटरनेशनल संगठन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वगैरह, उनके साथ नहीं गए बल्कि उनको जो लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म है ये इनको अपने अनुकूल लगा, तो जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। तो अभी तक जो ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है इसका जो एजेंडा है वो एकमात्र किसान मजदूरों के लिए लड़ना नहीं, बल्कि उनकी समझ ही साफ है कि किसान मजदूर आदि को
तभी न्याय मिलेगा जब यहाँ पर स्वतंत्र सरकार हो, पूर्ण स्वराज हो, तभी इसमें कुछ संभावना हो सकती है। तो वो आज़ादी की लड़ाई को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे थे बजाय अपने हितों की रक्षा के। अपने हितों की रक्षा थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने हितों के लिए ही एक संकीर्ण आर्थिक लाभों के लिए लड़ रहे थे, बल्कि एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में, ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में वो राष्ट्रीय आंदोलन के में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। 23 दिसंबर को ही जब ये जो प्रमुख प्रस्ताव पास किया, उसमें एक और तो लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म से संबद्धता और दूसरा प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज की मांग और डोमिनियन स्टेटस की मांग को खारिज करना। इसके साथ ही जमींदारी और ये जो है साहूकारी, जिसमें कि सूदखोर है, इसके अलावा ये जो इनके दूसरे जो प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए उन्होंने माना कि देसी रियासतों को पूर्णतः खत्म किया जाए, जमींदारी और ताल्लुकदारी प्रथा को भी समाप्त किया जाए, जो बिचौलिया है खेती में, उस बिचौलिया का कोई स्थान उन्होंने चाहिए, और उद्योगों में जो मजदूर श्रमिक काम कर रहे हैं उनका जो वेतन है वो निर्धारित कानून के द्वारा हो और उससे कम वेतन नहीं मिले। ये सारी बातें उन्होंने रखी। जो मैं आगे बात कर रहा था, 23 दिसंबर 1928 को प्रस्ताव पास होने के बाद पूरे दिन की कार्रवाई जब पूरी हुई तो शाम को 5 बजे जहाँ उनका अपना सम्मेलन हो रहा था, वो एक पार्क में हो रहा था, सदानंद पार्क, उस पार्क से वो लोग जुलूस के रूप में रवाना हुए कांग्रेस नगर की तरफ, जहाँ कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। और जो कांग्रेस का सम्मेलन है एक सर्कस मैदान और बड़ा मैदान है था कलकत्ता में, जो अभी भी है, तो सर्कस मैदान में कांग्रेस नगर की तरफ इन्होंने अपना प्रस्थान किया और कांग्रेस के समक्ष अपना प्रदर्शन करने की योजना बनाई। तो जब सर्कस मैदान पहुंचे अपना जुलूस लेकर के, तो उसमें कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो वहाँ जो पांडाल था, उस पांडाल के गेट पर ही सोहन सिंह जोश, चूंकि जिसे अध्यक्ष बनाया गया था इस पार्टी का, और इसके अलावा जो ये है आर.एस. निम्बकार, ये बॉम्बे के नेता थे, इनको महासचिव बनाया गया। तो अध्यक्ष सोहन सिंह जोश ने वहाँ पांडाल के, जो कांग्रेस का सम्मेलन इस पांडाल में चल रहा था, उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के एक सभा को संबोधित किया, जिस सभा में मुख्य रूप से तो उनके ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के लोग थे ही, साथ ही साथ कांग्रेस के वे लोग जो इनके साथ सहमति रखते थे, वे भी उस सभा में सम्मिलित हुए और कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करने के लिए मांग की कि इसी सम्मेलन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। अगर इसको जितना टाला जाएगा उतना आज़ादी की लड़ाई कमजोर पड़ेगी। पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि जो ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है, उसका उद्देश्य मजदूर, किसान और निम्न मध्यम वर्ग को संगठित करना है और उनकी राष्ट्रीय उत्थान में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस तरह से ये पार्टी का कार्यक्रम हम देखते हैं। 1929 में आगे का जो डेवलपमेंट है कि इसने प्रेशर तो इतना माउंट अप किया कि कांग्रेस को मजबूरन इस दिशा में सोचना पड़ा और जो ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो आर्थिक नीतियां और जो कमजोर तबकों के लिए खास तौर पर आर्थिक कार्यक्रम की बात थी, उन सबको कांग्रेस द्वारा अपनाने के लिए जोर दिया गया। लेकिन मार्च 1929 में स्थिति ये थी कि एक और क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो है एक मजदूर किसान पार्टी बन गई थी और चारों ओर आर्थिक संकट के कारण बेचैनी थी। तो ये लग रहा था कहीं भारत में ऐसी क्रांति ना हो जाए जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ करके फेंक दे। तो खासतौर पर क्रांतिकारियों के दमन हेतु 1929 में सरकार ने मेरठ षड्यंत्र केस कायम किया और मेरठ षड्यंत्र केस के खास तौर पर तो ये कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए था, लेकिन साथ में जो भी क्रांतिकारी उभार था और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको भी इसके माध्यम से सप्रेस करने की योजना बनी। और 20 मार्च 1929 को ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के जो ए ग्रेड के या जो अपर टॉप लेवल का जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप के 31 लोगों को बंदी बना लिया गया। और उसके बाद भी लेकिन ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया, बल्कि जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी उसने उस कार्यक्रम को अडॉप्ट कर लिया। और जब
दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वहाँ ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के लोगों ने पहुंच करके, जो कांग्रेस के सदस्य भी थे, कई कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बन करके आए थे, जो डेलीगेट्स होते थे, डेलीगेट भी थे, तो उन्होंने पुरजोर रूप से पूर्ण आज़ादी के मांग को का समर्थन किया और एक स्थिति आई कि अंत में इसे लाहौर में स्वीकार कर लिया गया। यही नहीं बल्कि पार्टी ने सविनय विज्ञा आंदोलन में भी सक्रियता निभाई, और उस सक्रियता के साथ साथ ये देखते हैं कि 5 मई 1930 को हुआ ये था कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में खुदाई खिदमतगार के एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए गढ़वाली राइफल्स के सैनिकों ने को लगाया गया, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो गढ़वाल राइफल्स है इसको डिसमेंटल कर दिया गया और इसके काफ़ी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उन बंदी सैनिकों को छुड़वाने के लिए, उनके न्याय के लिए ऑल इंडिया वर्कर्स पार्टी ने ऑल इंडिया में अपना अभियान चलाया। और कितना इफेक्टिव था इसके बारे में तो मेरे को रिपोर्ट नहीं है। और उसके बाद देखते हैं कि जब सविनय विज्ञा आंदोलन चल रहा था और बीच में गांधी इरविन पैक्ट के कारण वो सविनय विज्ञा आंदोलन विड्रॉ करना पड़ा, तो इसका भी, गांधी इरविन पैक्ट का भी ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने विरोध किया और इससे कांग्रेस की समझौता परस्त नीति बताई। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई, तो उस समय इसके लिए ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ने कांग्रेस की नरम नीतियों को जिम्मेदार बताया कि उसकी वजह से इनको फांसी लगी। और इसके अलावा जब 29 से 31 मार्च, क्योंकि ये कराची अधिवेशन होता है 1931 में, जिसमें कि कांग्रेस का, इस अधिवेशन में खास तौर पर कांग्रेस के जो कार्यक्रम अपनाए उसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, सबको न्याय मिले, सिविल लिबर्टीज, सबकी न्याय की समानता, इसके अलावा बालिग मताधिकार, प्राथमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेड यूनियन की आज़ादी, बाल श्रम पर रोक, ऐसे तमाम वे मुद्दे थे जो पहली बार कांग्रेस ने कराची सेशन में जो आर्थिक कार्यक्रम दिया था, वह आर्थिक कार्यक्रम ही आगे चल करके कांग्रेस के कार्यक्रम तो बना ही, साथ ही साथ आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने भी उन्हीं आधारों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ऑल इंडिया जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी है, ये 1931 तक अपना काम करती रही और 1931 के बाद जो है ये स्वतः ही, इसके नेताओं ने ही इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि एक और उनको लगा कि जब कांग्रेस ने वो प्रोग्राम अपना लिया है तो कांग्रेस को कमजोर करने के बजाय उन कार्यक्रमों को और बढ़ा चढ़ाकर आगे करें और कांग्रेस की जो नरम नीति है उसको थोड़ा सा रेडिकल कलर जो है दिया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1925 से जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी मजदूर किसान पार्टी की, उनके माध्यम से प्रांतीय संगठन बने, फिर ऑल इंडिया संगठन बना, और इस सब का सबसे बढ़िया परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की जो नीतियां थी उसमें कई तरह के वर्ग, क्या कहें उससे, एक तरह वर्ग सहयोग था, उस वर्ग सहयोग से अलग हुए और जो पीड़ित है, कमजोर है, शोषित है, जो दमन का शिकार है, उनके लिए कार्यक्रम कांग्रेस ने भी अपनाया और उसको प्रमुखता से अपनाया, परमानेंटली। अपनाने को तो पहले भी ये सब मांगे थी, सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस की नीतियों को इस ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने प्रभावित किया। इस तरह से ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का योगदान पार्टी के रूप में और इसके जो किसान मजदूर जो तबका था उनका राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सुनिश्चित किया। नमस्कार।